हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पाठ 6 जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के अभ्यास के हम समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पिछली क्लास में हमने अध्याय 6 के पाठ के भीतर जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली है। आज की क्लास में हम पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यदि अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आराम से उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाओं की जो पाठ के पीछे यानी अध्याय के पीछे दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं और इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी इस अध्याय में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है उस सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम क्यों हैं और उनका महत्व क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए इसका उत्तर, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता जिसे अक्सर हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। इस अध्याय में हमने जो सभ्यता अध्ययन की है उसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। को विभिन्न ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से कई नामों से भी जाना जाता है। इसे अलग अलग ऐतिहासिक कारण हो, भौगोलिक वजह हो या कोई सांस्कृतिक कारण हो, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य दूसरे नामों से भी जाना जाता है ना। तो निम्नलिखित कारणों से इस सभ्यता को ये नाम दिए गए हैं। कौन कौन से जो कारण है? ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक। इन कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी और सिंधु नदी के किनारे पर मौजूद होने की वजह से इस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और यह जो नाम है वो इसके भौगोलिक विस्तार को बताता है कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक था या कहां पर था। तो कहां पर था? सिंधु नदी के किनारे किनारे पर। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला प्रमुख स्थल था वो हड़प्पा था, यानी इस सभ्यता से संबंधित खोजा गया जो सबसे पहला नगर या पहला स्थल था वो हड़प्पा था। इस वजह से इसका दूसरा नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और यह इसकी खोज और पहचान को दर्शाता है। यानी जो ये हड़प्पा सभ्यता नाम है ये इसकी खोज और पहचान को दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खोजा गया जो सबसे पहला और सबसे जो प्रमुख स्थल था वो हड़प्पा था। इस वजह से इसका नाम ये रखा गया। तीसरा नाम रखा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। कई पुरातत्वविदों के अनुसार यह सभ्यता केवल सिंधु ही नहीं बल्कि विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर भी विकसित हुई थी और यह नाम उसके व्यापक क्षेत्र को दर्शाता है। तीसरा नाम हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि कई सारे जो पुरातत्व वेदा है जो पुरानी चीजों की खोजबीन किया करते हैं वो ये कहते हैं कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी क्षेत्र में ही विस्तृत नहीं थी बल्कि जो नदी विलुप्त हो गई है जिसका नाम है सरस्वती नदी, उसके किनारे पर भी ये विकसित हुई थी। जैसे कालीबंगा राजस्थान के अंदर जो कि विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर ही पाई गई है। तो इस वजह से इसका जो तीसरा नाम है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ये जो नाम है ये उसके एक व्यापक क्षेत्र को दर्शाता है कि ये जो सभ्यता है एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी। अब इन नामों का महत्व क्या है? तो देखो, ये जो नाम है ये सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, उसकी संस्कृति, इतिहास और खोज के क्रम को दर्शाते हैं। ये जो नाम हमने अभी अलग अलग पढ़े, जैसे सिंधु नदी सभ्यता वो उसकी भौगोलिक स्थिति को बताती है, संस्कृति, इतिहास और खोज के क्रम को ये सारे नाम शो करते हैं। फिर विभिन्न नामों से हमें सभ्यता की अनेकों विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। अलग अलग नामों की वजह से हमें सभ्यता की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी समझने में आसानी होती है। फिर इससे यह पता चलता है कि यह सभ्यता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। ये जो अलग अलग नाम है इन नामों से यह पता चल रहा है कि ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, ये किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी बल्कि व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव वाली थी और एक बहुत ही विस्तृत एरिया के अंदर ये फैली हुई थी। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए
संक्षिप्त रिपोर्ट लगभग 150 से 200 शब्दों में तैयार कीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां क्या थी, उन उपलब्धियों का सार देते हुए आपको संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखें, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। क्या क्या है? पहली उपलब्धि है कि सभ्यता के शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये बहुत ही सुनियोजित ग्रिड प्रणाली पर बने हुए थे। अभी हम आगे चित्र भी देखेंगे। तो इस सभ्यता के जो शहर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वो एक निश्चित पैटर्न पर बने हुए थे जिसे ग्रिड प्रणाली कहा जाता था। दूसरी विशेषता, सड़कें बहुत सीधी और चौड़ी थी। सड़कें कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी। तीसरी विशेषता कि जो घर है वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। चौथी उपलब्धि थी कि यहाँ विश्व की सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें पक्की नालियां बनी हुई थी और उसके माध्यम से जल का उचित प्रबंधन और निकासी की व्यवस्था मौजूद थी। फिर यहाँ गेहूं, जौ, कपास की खेती होती थी, है ना। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा के भी यहाँ प्रमाण मिले हैं कि वहां पर देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी। तो ये सारी की सारी उपलब्धियां है सिंधु सरस्वती सभ्यता की। देखिए यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। जैसे जो पहला चित्र है आपका, ये है कालीबंगा राजस्थान का। कहाँ का है? कालीबंगा राजस्थान का है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है चौड़ी सड़क के बारे में। कि देखो उस समय की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी, है ना। दूसरा जो चित्र है आपका, ये दिया हुआ है, ये धौलावीरा का दिया हुआ है। कहाँ का दिया हुआ है? धौलावीरा का दिया हुआ है। और ये भी क्या है? ये है पक्की गलियों अथवा सड़कों का। किसका चित्र है? पक्की गलियों का चित्र है। कि देखो घरों के बीच में जो गलियां हुआ करती थी वो भी बहुत चौड़ी और कैसी है? आपकी पक्की है और लंबवत है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। अगला जो चित्र है आपका, ये चित्र दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो के एक महा स्नानागार का। एक बहुत बड़े स्नानागार का ये चित्र दिया हुआ है कि नहाने के लिए एक बहुत बड़ा स्नानघर वहां पर बना हुआ था। अगला जो आपका चित्र दिया हुआ है, ये जो आपका चित्र है, ये किसका चित्र है? तो ये लोथल के अंदर जल निकासी प्रणाली का चित्र है। यानी लोथल के अंदर शहर से या उस गांव से या शहर से पानी को बाहर निकालने के लिए देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था की हुई थी। ये उसका चित्र है। इसके बाद अगले चित्र की बात करें, ये चित्र है आपका, ये एक विशाल जलाशय का है। यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए जो जलाशय बना होता है उसका है। ये धौलावीरा का है, जहां पर चट्टानों को काट के एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है। अगला जो आपका चित्र है, ये जो चित्र दिया हुआ है, ये अलग अलग आपके कॉर्नेलियन मनके हैं। क्या है? अलग अलग ईरान से प्राप्त, क्या है? ईरान से प्राप्त अलग अलग आकार के मनके हैं। यानी ये उस समय की कलाकृति के बारे में बता रहे हैं। फिर जो अगला चित्र है आपका, ये दिया हुआ है हाथी दांत का, जो ओमान के तट से मिला है। कहां से मिला है? ओमान के तट पर मिला है। आगे बात करें, अगला जो चित्र है, ये आपके मिट्टी का हल है। क्या है? मिट्टी का हल। यानी उस समय खेती की जाती थी, इसके बारे में ये सबूत देता है ना। ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये हरियाणा की बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के अंदर एक सभ्यता है बनावली, वहां से ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला जो चित्र है आपका, ये लोथल के अंदर एक विशाल बंदरगाह का चित्र है। का चित्र है लोथल में मौजूद एक विशाल बंदरगाह का चित्र है। आगे बढ़े हम, अगले जो यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, ये जो चारे चित्र हैं, ये सारे के सारे जो चित्र है, ये आपके अलग अलग मुहरों के चित्र है। ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं ये अलग अलग मुहरे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे आपको चित्र दिख रहे हैं, इसमें ये एक पुरोहित राजा की मूर्ति है। पुरोहित राजा की मूर्ति है। ये एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है। इसके अलावा यह एक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए व्यक्ति की मूर्ति है। तो ये उस समय की एक महान जो नगरों की व्यवस्था हो, चाहे जल सिंचाई या जल प्रणाली की व्यवस्था हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, शिल्प कला हो या व्यापार हो, उन सभी के बारे में जानकारी देते हैं कि उस समय की जो सभ्यता थी वो कितनी समृद्ध थी। चाहे वो खेती से बात हो या शिल्प कला की बात हो, इसके अलावा नगरों की बात हो, सड़कों की बात हो, जल
प्रबंधन और जल निकासी की बात हो, सभी पहलुओं में ये जो सभ्यता थी ये क्या थी, बिल्कुल समृद्ध थी। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक की यात्रा करनी है। हड़प्पा से कालीबंगा तक की यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या है? क्या आप अपने विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, हड़प्पा से लेकर कालीबंगा तक की यात्रा करनी है। कहां से? हड़प्पा से लेकर कालीबंगा तक की आपको यहां पर यात्रा करनी है। तो बोल रहा है कि इस यात्रा के दौरान आपके पास क्या क्या विकल्प हैं और प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का आपको क्या लगाना है, अनुमान भी लगाना है ना। तो यहां पर देखो बात करते हैं हड़प्पा से कालीबंगा तक। तो अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में हमारे पास यात्रा के विकल्प क्या थे, है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय की यात्रा के अनुमान के आधार पर जैसे पैदल यात्रा करते तो हड़प्पा से कालीबंगा के बीच की जो दूरी है वो लगभग है 700 से 800 किलोमीटर। तो यदि मैं पैदल यात्रा करता तो लगभग 30 से 40 दिन लग जाते। कितने दिन लग जाते? 30 से 40 दिन। फिर बात आती है बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की, तो लगभग 15 से 20 दिन लग जाते। फिर बात आती है नदी मार्ग की, सिंधु व घग्गर और हकरा नदी के सहारे सहारे, तो लगभग 10 से 15 दिन वहां पर भी लग जाते नदी मार्ग के जरिए। अब बात करें आधुनिक काल में यात्रा के विकल्प। पहला विकल्प है रेल मार्ग, जैसे लाहौर और बीकानेर के रास्ते, तो लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग जाता। सड़क मार्ग की बात करें तो यहाँ पर लाहौर से बीकानेर होते हुए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता। और वायु मार्ग की बात करें, पहले लाहौर से जयपुर या दिल्ली और फिर सड़क मार्ग से, तो वहां पर लगभग 6 से 8 घंटे मुझे लग जाते। यानी निष्कर्ष ये है कि प्राचीन काल में यह यात्रा सप्ताहों के अंदर होती थी, यानी ज्यादा समय लगता था। लेकिन आज के आधुनिक साधनों से ये जो यात्रा है वो कुछ ही घंटों के अंदर पूरी की जा सकती है। ये यहाँ पर हमने जाना है कि प्राचीन समय में यातायात के उतने उन्नत साधन मौजूद नहीं थे। लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या फिर नदी मार्ग के जरिए यात्रा किया करते थे। लेकिन वर्तमान में तकनीकी के आने से ये जो यातायात के साधन है बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं और आज हम हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी कुछ समय के अंदर ही तय कर सकते हैं। आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 4। कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में लेकर आते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को आज के भारत के सामान्य रसोई घर के अंदर आप लेके जाएंगे तो उसको सबसे पहले क्या 4 या 5 बड़े आश्चर्य लगेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा। देखो यदि अगर हड़प्पा सभ्यता का कोई व्यक्ति आज की रसोई में आए तो उसे ये चीजें सबसे ज्यादा हैरान करेगी। पहली चीज होगी गैस का चूल्हा और इंडक्शन। बिना लकड़ी जलाए खाना पकाना उनके लिए क्या होगा, जादू के जैसा होगा। फिर स्टिक और नॉन स्टिक बर्तन, मिट्टी या कांचे से बने बर्तनों की बजाय ऐसे चमकते हुए बर्तन उन्हें बिल्कुल क्या करेंगे, चौंका देंगे। फिर फ्रीज और माइक्रोवेव, खाना ठंडा करना या गर्म रखने की जो मशीनें हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीजें होगी। फिर मसाले और पैकेज्ड फूड, तरह तरह के मसाले और रेडीमेड खाने की जो चीजें हैं वो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी। इसके अलावा नल और सिंक, नल से अपने आप पानी आना और सिंक में सफाई देखना उनके लिए क्या होगा, एक चमत्कार के जैसा होगा। अतः आज की रसोई है वो हड़प्पा वासियों को एक जादुई दुनिया जैसी लगेगी। वे सोचेंगे कि दुनिया बिल्कुल क्या हो गई है, बदल गई है। वो जब नई नई ऐसी चीजें देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम कौन सी जादुई दुनिया के अंदर आ गए हैं। पांचवा प्रश्न है, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भावों अथवा वस्तुओं की सूची बनाएं जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चैप्टर में जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को आपको अच्छे से देखना है और बताना है कि ऐसे कौन कौन से आभूषण, हाव भाव या वस्तुएं हैं जो आज की इस 21वीं शताब्दी में भी हमें जानी पहचानी प्रतीत होती है। तो देखो बात करें आभूषण की तो उसमें कंगन हो गए, मंगलसूत्र जैसे गले के हार, बालों में गूंथे मोती या क्लिप जैसे आभूषण और अंगूठिया, ये आज भी हमें परिचित प्रतीत होती है अथवा आज के समाज में भी काम में ली जाती है। फिर हाव भाव,
तो नृत्य, हाथ जोड़ना, सज धज कर बैठी स्त्रियां, ये हाव भाव हमें आज के समाज में भी देखने को मिलते हैं। फिर वस्तुएं, तो कंघी, शीशा, चक्की, सिंदूरदान, बर्तन और मिट्टी के घड़े, ये वस्तुएं आज भी हमारे समाज के अंदर हमें दिखाई पड़ती है। आगे बढ़े, छठा प्रश्न है, धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि धौलावीरा के अंदर जो जलाशय के प्रमाण मिले हैं, वो जलाशय की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है या जो चित्र है, उस चित्र से हमें क्या चीजें प्रतिबिंबित होती है, क्या चीजें समझ में आती है, वो आपको बताना है। तो देखो, ये धौलावीरा के अंदर एक विशाल जलाशय है जो लगभग 33 चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इसको काटकर, लगभग 33 चट्टानों को काटकर ये एक विशाल जलाशय बनाया गया था, है ना। और यहाँ पर ये लगभग कितना मीटर लंबा था, तो 33 मीटर लंबा था, है ना। ये चट्टानों को काटकर लगभग 33 मीटर बनाया गया एक बहुत बड़ा जलाशय था। तो देखें, इस जलाशय के चित्र से हमें क्या चीजें समझ में आती है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो, धौलावीरा की जलाशयों की जो प्रणाली है, वो उन्नत इंजीनियरिंग और जल संरक्षण की गहरी समझ को दर्शाती है। ये जो जलाशय की प्रणाली दिख रही है या जो जलाशय का चित्र दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय उन्नत इंजीनियरिंग और जल संरक्षण के प्रति लोगों के अंदर गहरी समझ थी। दूसरी क्या बात समझ में आती है कि शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद भी वहां के लोगों ने वर्षा के जल का संचयन और जल प्रबंधन की कुशल तकनीक अपनाई थी। धौलावीरा जो कि शुष्क क्षेत्र में स्थित था, उसके बावजूद वहां के लोगों ने वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए और जल के प्रबंधन हेतु बहुत ही कुशल तकनीक काम में ली थी। फिर सुनियोजित वास्तुकला, नहरें, जलाशय और भूमिगत संरचनाएं सतत विकास और नवाचार की मिसाल है। यानी ये जलाशयों की वास्तुकला, नहरें, जलाशय और भूमि के अंदर बनी हुई जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं वहां के उस समय की सभ्यता के सतत विकास और नवाचार की मिसाल पेश करती है। इस प्रणाली से स्पष्ट होता है कि धौलावीरा के निवासी पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा सचेत थे, जागरूक थे, और वे तकनीकी रूप से दक्ष और सामूहिक सहयोग में विश्वास रखने वाले थे, क्योंकि इतने बड़े जलाशय का निर्माण सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है धौलावीरा में मौजूद उस जलाशय को देखकर कि उस समय के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जल प्रबंधन या जल के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे, उसका महत्व समझते थे, और वहां पर जल प्रबंधन हो, जल निकासी हो या जल का वर्षा जल का संचयन हो, उससे संबंधित लोगों में गहरी समझ विकसित थी। आगे बढ़े हम, सातवां प्रश्न, मोहनजोदाड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। मोहनजोदाड़ो के अंदर ईंटों से बने हुए लगभग अभी तक 700 कुएं मिले हैं। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग भी किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर ईंटों से बने हुए लगभग 700 कुएं मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से सफाई की जाती होगी, उनका उचित रख रखाव होता होगा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग भी किया जाता होगा। तो ये जो कथन है, यहां से हमें क्या अर्थ समझ में आता है, ये आपको बताना है। तो देखो, मोहनजोदाड़ो में ईंटों से बने हुए करीब 700 कुएं पाए गए हैं, जो वहां के लोगों की जल प्रबंधन की समझ को दिखाते हैं कि वो लोग जल के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे, वो जल को मैनेज करना जानते थे, उसके महत्व को वो समझते थे। देखो, पहली जो हमें बात समझ में आती है, अच्छी जल व्यवस्था की इतनी बड़ी संख्या में कुएं ये बताते हैं कि लोग पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से योजना बनाकर काम करते थे। पहली बात क्या समझ में आती है कि वहां पर जल की अच्छी व्यवस्था थी। जो लोग हैं वो अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही योजना बनाकर काम करते थे। ज्यादा आबादी, शहर में बहुत लोग रहते थे, इसीलिए हर किसी को पानी मिले, हो सकता है इसके लिए कई कुएं बनाए गए होंगे। फिर साफ सफाई का ध्यान, पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि नहाने, सफाई, पशुपालन और शायद सार्वजनिक स्नान गृहों में भी होता था, है ना। बस के बाद समाज की जिम्मेदारी, इन कुओं की देखभाल ये दिखाती है कि समाज मिलकर काम करता था और पानी को संभाल कर वो रखते थे और वो पानी की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया करते थे। फिर तकनीक में आगे, तो पक्की ईंटों से बने ये कुएं बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो के जो लोग हैं वो निर्माण कार्य और तकनीक के अंदर बहुत ज्यादा होशियार थे।
ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। 8वां प्रश्न है, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत है कि वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर कि जो हड़प्पा वासी थे उनमें नागरिकता का बहुत ही अच्छा भाव था या उच्च भाव था, यानी वो लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, एक दूसरे के साथ हाथ बटाकर काम किया करते थे। और उसकी तुलना हमें आज के वर्तमान के भारत के जो महानगर के नागरिक है उनके साथ करनी है। तो देखो इस कथन का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक हुआ करते थे। उन्होंने अपने शहर को साफ सुथरा और अच्छी तरह से बसाया हुआ था। घर घर में नालियां, कुएं और साफ पानी की व्यवस्था थी। समाज के लिए वे सोचते थे, न कि सिर्फ अपने लिए। नियमों का अच्छे से पालन करते थे। कोई झगड़े अथवा हिंसा के संकेत वहां पर नहीं मिले हैं। और हाँ, मैं इससे सहमत हूं कि हड़प्पा वासी अच्छे और जिम्मेदार नागरिक थे, यानी उनमें नागरिकता का एक उच्च भाव मौजूद था। अगर हम आज के महानगरों से तुलना करें तो आज के शहरों में गंदगी, ट्रैफिक और जल संकट बिल्कुल आम बात है। लोग नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। हर कोई अपने फायदे की सोचता है, समाज की नहीं। यानी हमें हड़प्पा के लोगों से यह सीख मिलती है कि एक अच्छा नागरिक होना कितना जरूरी है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने अध्याय 6 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।